नमस्कार सलाम, मेरा नाम है फरहान। इस वक्त आप मुझे देख रहे हो नागपुर टुडे पे। और आज जो हमारी मुलाकात है वो एक ऐसी शख्सियत से है जिसको देख के कई लोगों ने इंस्पिरेशन ली है, चाहे वो फिर युवा हो या किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। मैं बात कर रहा हूँ हमारे संदीप जोशी जी की। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम संदीप जी। कैसे हो आप? थैंक यू। ऑलराइट सर, सबसे पहले जो आपकी बीएड है ये कमाल कर रही है नागपुर शहर में। यूथ जो है इसको कॉपी करने की सोच रहे हैं यार, क्या दाढ़ी है, क्या बीएड है। मुझे तो नहीं लगता भाई, सीरियसली ये आपने किसी को देख के रखी है ऐसे? बिल्कुल नहीं, बच्चों ने कहा और लॉकडाउन का असर है वो, कुछ भी नहीं। और अभी नो शेव नवंबर भी चल रहा है। हाँ, तो अब ये कंटिन्यू करेंगे। क्या बात है। तो आइए हम लोग बात करते हैं संदीप जी के बारे में, संदीप जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में। सर शुरुआत, सबसे पहली शुरुआत कहाँ से? जहाँ तक लोगों को पता है वो ये पता है कि जो आपके डैड वो एमएलसी थे, क्या उनको देख के आपने सीखा है या फिर आप पहले से ही लोगों के लिए करना चाहते थे? ऐसा तो कहीं दिमाग में नहीं था या प्लानिंग में नहीं था कि ऐसा कुछ बनना चाहिए। बस धीरे धीरे जुड़ते गए, धीरे धीरे बनते गए और फिर मूड आया कि राजनीति में जाना चाहिए और राजनीति में आना। तो सबसे पहला पड़ाव जो कहते हैं ना कि स्टार्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर किसी को याद होता है। क्या वो आपने भी स्कूल लाइफ में इलेक्शंस वगैरह लड़े, जैसे हम लोग जो लड़ते आते हैं जैसे स्कूल लीडर्स के वगैरह जो होते हैं? अब मेरे वक्त का कोई समय कुछ अलग था। हाँ। वो राम जन्मभूमि का आंदोलन और वो समय था कि जिस वक्त हम लोग सभी ये आंदोलन से जुड़े थे। और आंदोलन से जुड़ने के बाद में फिर उस वक्त कॉलेजेस में चुनाव होते थे। चुनाव के बहाने बहुत चीज़ें करने को मिलती थी और चुनाव में, और वो आज काम भी आती है कहीं ना कहीं। हाँ, स्कूल कॉलेज लाइफ की 100% स्कूल और कॉलेज की सभी चीज़ें कोई वेस्ट नहीं जाती। बिल्कुल, वो कहीं ना कौन से रूप में ये काम में आती रहती है। संदीप जी एक बहुत सारे कैंपेन रहे आपके और बहुत सारे कैंपेन्स को हमने देखा है, करीब से देखा है और सक्सेसफुल भी हुए। जो रिसेंटली कैंपेन आपका चल रहा है आत्मनिर्भर नागपुर, जरा आप दर्शकों को बताइए उसके बारे में। देखिए, कोरोना महामारी के कारण आप पे, मेरे पे, हम सभी लोगों पे कुछ ना कुछ तो समस्या निश्चित रूप से निर्माण हुई। जी। लेकिन सही मायने में अगर इसमें सफ़र हुआ है तो वो उद्योजक हुआ है। एक छोटा उद्योजक है, हाथ पे जिसका पेट है रोज का, वो इस पे सफ़र हुआ है। तो इसके लिए हमने और आपने मिलकर ही कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है। ना कि हम ये बोले कि शासन कुछ करेगा और शासन ही करते रहेगा, हम सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने और हमने सबने मिलकर अगर ऐसा तय किया कि वी शुड बी वोकल फॉर लोकल। एखादा बड़ा ब्रांड या अमेज़ॉन की तरफ न जाते हुए मेरे शहर का अगर कोई ब्रांड है जिसके बारे में मैं वोकल हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दिवाली के त्यौहार के दिनों में हमारे अपने नागपुर के बच्चे को हम आगे कर सकेंगे। इसलिए ये वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर नागपुर का अभियान हमने प्रारंभ किया। मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें लोगों को इससे लोगों का अगर रिस्पांस मिला तो हमारा बच्चा शहर का आगे बढ़ सकता है। ट्विटर पर जो ट्रेंडिंग चल भी रहा है ये वोकल फॉर लोकल, हैशटैग वोकल फॉर लोकल में देख रहा हूँ ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल रहा है। सपोर्ट मिलना की बात, मतलब मिल चुका है सर इस चीज़ को सपोर्ट, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वोकल फॉर लोकल। और अगर आपकी बात करें तो जो क्रीड़ा महोत्सव इतना जो नागपुर ने जिसको ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, उसकी जिम्मेदारी भी आपने अपने कंधे पर ली थी। तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या सोच के आपने वो लिया था? देखिए, हमने सोचा ही नहीं हाँ कि हमारे जो केंद्रीय नेता है माननीय नितिन जी गडकरी जी, इनके दिमाग में से इस तरीके से विषय आ सकता है। क्योंकि नेता बोला, मंत्री बोला तो उसके दिमाग में सिर्फ रोड बनाना, गटर लाइन बनाना, इतना ही विषय रहता है। लेकिन इसके साथ में मेरे शहर के बच्चों को क्रीड़ा में हम अगर सामने आ सकें तो इसका भी फायदा मिलना चाहिए। क्रीड़ा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, क्रीड़ा में बच्चे सामने आना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए शहर के 30-32 जो क्रीड़ा प्रकार है उसको 15 दिन के अंदर 40 अलग अलग जगह पे एक साथ में करना और जिसमें 75 लाख के ऊपर के पुरस्कार देना, जिसमें 40-40 हज़ार बच्चे आना। सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा खेल महोत्सव अगर होगा तो नितिन जी के दिमाग से निकला हुआ ये क्रीड़ा महोत्सव है, खासदार क्रीड़ा महोत्सव। यानी
सैल्यूट टू हिम। ये ऐसा उनके ही दिमाग में आ सकता है और आने के बाद में मुझे बहुत, यानी मैं आभारी हूँ उनका कि वो जिम्मेदारी उन्होंने मेरे कंधे पे डाली और उनके मार्गदर्शन से मैं वो जिम्मेदारी निभाने में सफल हूँ। और बिल्कुल वो बहुत सफल हुई। और सर अभी क्या लगता है, मतलब इस साल तो शायद मुश्किल है मुझे लगता है, लेकिन आने वाले साल कुछ सोचा है उसके बारे में कि कैसे करेंगे, कब से होगा, क्या नहीं होगा? नितिन जी के दिमाग में है कि जी। इसको विदर्भ लेवल पे लेके जाना है। अच्छा। हाँ, आज ये नागपुर लेवल का है, हाँ हाँ। विदर्भ लेवल पे जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 100% नेक्स्ट ईयर से इसको विदर्भ लेवल पे लेके जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। जो नागपुर लेवल पे हो रहा था क्रीड़ा महोत्सव, वो अब विदर्भ लेवल पे होने वाला है। और सर कई इंटरव्यूज़ आपने दिए, कई क्वेश्चंस आपको जर्नलिस्ट पूछते आए, बट जनरली मैं जब सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू करता हूँ तो मैं एक सवाल पूछता हूँ, और एक कोई अगर रूमर चाहे, अगर आप चाहो कि ये रूमर मेरे बारे में नागपुर वाले फैला दें, तो क्या रूमर होगा? उल्टा क्वेश्चन मैंने कभी सोचा नहीं कभी। ये एक रैपिड फायर राउंड जनरली होता है जो रखते हैं, वो किसी भी वे, चाहे फन वे में क्यों ना हो जाए वो। बस लोगों ने ये कहना चाहिए कि संदीप जोशी फिल्मों में काम कर रहा है। संदीप जोशी जी फिल्मों में काम करेंगे तो सर यहाँ पे कौन देखेगा? तो आपकी बहुत ज़रूरत है नागपुर शहर को, नागपुर शहर वासियों को। इंडस्ट्री में तो खैर वहाँ जाके भी आप बॉलिंग बैटिंग दोनों अच्छी करो। और फिल्मों की बात, आपकी सबसे फेवरेट मूवी कौन सी, जो लास्ट मूवी कब देखी आपने? लास्ट मूवी तो ऐसे मुझे नहीं लगता है थिएटर में जाके ऐसे देखी है, लेकिन मूवी फेवरेट मूवी मेरी आनंद है। अच्छा। पुरानी मूवी, जिंदगी लंबी होनी चाहिए। हाँ हाँ, दैट्स नाइस। इसका कोई डायलॉग इसके अलावा जो मैंने बोला उसके अलावा कोई और डायलॉग आपको याद? वही सबसे और बेटर डायलॉग रहता है। जो यूथ जो आजकल वेब सीरीज़ की ओर ज़्यादा डाइवर्ट हो चुका है पिक्चर से, कि आप भी उस चीज़ को फॉलो करते हो? आप भी वेब सीरीज कभी देखते हो OTT प्लेटफॉर्म पे? नहीं, मैं बीच में क्वारंटाइन था, हाँ हाँ हाँ। तब मैंने 2-4 वेब सीरीज कौन सी देखी है। मिर्ज़ापुर देखी है। अभी फिर से सेकंड पार्ट आया, वो भी देखी देखा। है। अच्छा, फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा आपका मिर्ज़ापुर का? मुझे वो एज अ कैरेक्टर करके तो नहीं, लेकिन एज अ एक्टर करके वो हाँ। पंकज त्रिपाठी बहुत अच्छा लगा। कालीन भैया। कालीन भैया जो आपने ऑब्जर्व किया, जैसे गर्दन से वो जवाब दे दिया करते थे अपने। बहुत, यानी साइलेंटली जो जवाब देना है, हाँ 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 यानी सिर्फ आंखों से, हाँ। काफ़ी एकदम बेस्ट। क्या बात है। मतलब ये गलत बात है कि पॉलिटिशियंस लोग उतना एंजॉय नहीं करते जितना हम लोग एंजॉय करते हैं। वो लोग भी उतना ही एंजॉय करते हैं, जैसी हमारी ज़िंदगी है वैसी ही भी उन्हीं की ज़िंदगी है। मिर्ज़ापुर 2 जो बहुत ट्रेंड में था, वो भी आपने देखा, और ऐसी वेब सीरीज़ बहुत सी आपने देखी भी होंगी मुझे लगता है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्स क्रीड़ा महोत्सव आपने किया, तो स्पोर्ट्स बहुत सारे स्पोर्ट्स वहाँ पर हुए, हज़ारों वहाँ पर स्पोर्ट्स प्लेयर है। आपका पर्सनली फेवरेट स्पोर्ट्स आपके डायलॉग से लग रहा है कि क्रिकेट ही होगा या फिर कुछ और? नहीं, मैं खुद तो कबड्डी प्लेयर हूँ। अच्छा। लेकिन फिर भी क्रिकेट पसंद है, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। जब टाइम मिलता है तब देखते भी है, और टाइम मिलता है तब खेल भी लेते हैं। और मैंने शुरुआत में कहा था कि आप इंस्पिरेशन हो, तो नागपुर की युवाओं की तरफ से आपको क्या सपोर्ट मिलता है? किस तरीके से आपने देखा कि जब यूथ आपके पास आता है तो क्या डिमांड लेकर आता है और किस चीज़ को लेकर आता है? कि अनेक बार यूथ के बारे में या हाँ। आज की जनरेशन के बारे में लोग बोलते हैं कि दिस जनरेशन इज़ इररिस्पॉन्सिबल, ओके। पर मैं नहीं मानता। मेरा कहना ऐसा है कि ये जनरेशन काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, काफ़ी प्रोएक्टिव है, और आप अगर चाहे तो उनको मोल्ड भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते जी हैं। जी। समझदार है, आपको भी रिस्पॉन्स करते हैं। आपने अगर सामाजिक भी विषय उनके सामने रखा तो उसको तुरंत पकड़ लेते हैं, अच्छा। और लोगों के लिए सहकार्य करने के लिए ये आज की जनरेशन तैयार रहती है। फिर इसी से जुड़ता एक सवाल है कि आप युवाओं के इंस्पिरेशन है, आपका इंस्पिरेशन कौन रहा राजनीति में? मेरा इंस्पिरेशन राजनीति में सम्माननीय नितिन गडकरी जी। जी जी जी। उसका कारण ऐसा है कि मैं बेसिकली पॉलिटिशियन कम, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा हूँ। जी। और नितिन जी के बारे में भी अक्सर यही कहा जाता है कि नितिन जी सामाजिक ज़्यादा है। उनका अक्सर एक डायलॉग है कि वो कहते हैं कि राजकारण कम करो, 20% राजनीति करो, और समाजकारण ज़्यादा से ज़्यादा 80% समाजकारण करो। तो मुझे भी वही पसंद है। मेरे प्रोजेक्ट जो है, मैं दीनदयाल थाली करता हूँ, दीनदयाल रुग्ण सेवा प्रकल्प मेरा है, दीनदयाल अनोखे दुकान है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह साइंस एक्सप्लोरेटर, या इस तरीके से मैं जो उपक्रम करता हूँ उसके पीछे इंस्पिरेशन जो है वो नितिन जी ही है, और उनके कारण ही मैं इस तरीके से
राजनीति में समाजकारण के साथ में राजनीति करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। सर हाल ही में अभी लॉकडाउन चल रहा है और काफ़ी जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम हुई है उसको लेकर भी आपने बहुत मुद्दे उठाए, आपने अपनी आवाज़ उठाई, तो सर किस लेवल तक पहुंचा है अभी, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ है? नहीं, अभी तो ये कहा गया है कि जिनके जो IAS भी हुए हैं उसमें ऑनलाइन करने में IAS भी हुए हैं तो फिर से कर सकते हैं जी। इस तरीके से सुविधा मिली है और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में वो हो भी जाएगा। तो क्या लगता है आने वाले समय में ये ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगी? ये करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। जी। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट सेशन की एग्ज़ाम्स जो है वो ऑफलाइन ही होगी। ऑफलाइन होगी, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था एजुकेशन को लेके, एग्ज़ाम को लेके। और कई पेरेंट्स जो है इस चीज़ के लेके नाराज़ थे सर कि लॉकडाउन चल रहा है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, बट फीस हम लोग क्यों दें? ये भी आपने सुना होगा। तो आपकी कुछ प्रतिक्रिया उस पर? अब इसमें आप अगर एक ही दृष्टि से देखें तो ये बात बराबर है जी कि मैं अगर जा नहीं रहा हूँ तो हाँ। मैं फीस क्यों दूँगा। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पर टीचर्स की फीस हाँ ये इनके फीस के ऊपर डिपेंड है, बिल्कुल डिपेंड है। उसी तरीके से अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है तो वो भी बराबर है। तो उसमें से बीच का रास्ता निकाल के जो आवश्यकता नहीं है वैसी फीस न लेना, उसमें कम करना। हाँ। क्योंकि पेरेंट्स की भी हालत आज की तारीख में कोरोना के कारण जी। बहुत बदतर होते जी। जा रही, तो उसमें बीच का रास्ता निकाल सकते थे लेकिन ये निकाला गया नहीं है जिस तरीके से निकालना चाहिए। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि गवर्नमेंट स्कूल्स को सपोर्ट करे थोड़ा सा? गवर्नमेंट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट किस किस चीज़ को सपोर्ट करेगी। आज गवर्नमेंट की भी हालत अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की भी हालत वैसी नहीं है जी। तो उसमें अड़चन होती रहती है। एक और मुद्दा था मेरा, कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू चल रहा था सर ऑटो रिक्शा जो ओनर्स हैं उनके साथ, तो वहाँ ऐसी बात चल रही थी कि उन्होंने मुझे बताया कि यूपी गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो ऑटो वालों को 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति महीना दे रही थी लॉकडाउन में, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ये ऐसा कुछ निर्णय नहीं लिया गया। ये आपको क्या लगा, कैसा उसका उसका एक कारण ऐसा है कि ये महाराष्ट्र शासन में एक व्यक्ति नहीं है। जी सोचने के लिए हमको टीम चाहिए जी लेकिन साथ में डिसीजन लेने के लिए भी एक व्यक्ति चाहिए। जी यहाँ पर ऐसा है कि मैं कुछ बोलूँ तो आप भूलता ही बोलते हो, आपने कुछ बोला तो भाई साहब दूसरा ही बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग ही नहीं है यहाँ। जी, जी। करने की इच्छा है या हम घोषणाएं काफ़ी कर लेते लेकिन इस तरीके से जो सही मायने में सर्वसामान्य व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए वैसे कुछ भी डिसीजन लेने में ये सरकार असफल रही है। जी। तो आपको भी लगता है कि आप भी इस बात से सहमत हो कि उन्हें भी प्रति माह देना चाहिए था? 100% देना चाहिए। क्योंकि वो लोग बहुत परेशान है, ऊपर से बिल्कुल, फाइनेंस बिल्कुल। कंपनीज उनको परेशान कर रही है कि आप EMI भरो, ये करो। बहुत बदतर हालत है उनकी, जी तो ऐसे इसमें करना चाहिए। बिल्कुल। और जैसे कि आपने पिछला इंटरव्यू देखा मेरा, उसी के आज सपोर्ट में भी संदीप जोशी जी है कि सरकार ने उन्हें सहयोग करना चाहिए था। और संदीप जी, ये आपकी राजकारण की बात होगी, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी है, कैसे आप एंजॉय करते हो, घर में कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं सब लोग, ज़रा बताइए मुझे। बस माँ के साथ में रहता हूँ। जी। वाइफ है, शी इज़ ऑल्सो स्पोर्ट्स प्लेयर। वाह। बच्ची है, 10th में है अभी, अच्छा। बैडमिंटन खेलती है। वाह, नाइस। 3 औरतों के साथ में एक आदमी घर पे, तो सोचो कितना सारा संस्कार होगा इस व्यक्ति में। यानी माइनॉरिटी में हूँ। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप में कहते हैं कि जब महिलाएं होती हैं तो संस्कार अपने आप मर्दों में आ जाता है, वो आप में आज दिख रहा है जिस तरीके से नरमी के साथ आप बात कर रहे हो। और जाते जाते आप कुछ नागपुर वासियों को या विदर्भ वासियों को, हिंदुस्तान वासियों को कुछ कहना चाहोगे? नागपुर वासियों को 2 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। जी। पहली बात कोरोना के बारे में। कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि कोरोना की सेकंड वेव दिवाली तक आने वाली है, इसलिए हमने आज इंटरव्यू के कारण मास्क नहीं लगाया। आपने गलती मत करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजेशन का वापर करिए और सोशल डिस्टेंसिंग करिए। ये तीनों चीज़ें बहुत आवश्यक है। अपने आप का ख्याल रखें तो परिवार का रखेंगे, परिवार का रखा तो सोसाइटी का रख सकते हैं और सोसाइटी का रखा तो अपने शहर का ख्याल रखेंगे। दूसरा विषय, केवल मेरे बारे में नहीं सोचे, केवल अपने बारे में ना सोचे तो मेरे साथ में मेरा छोटा भाई जिसको आज आवश्यकता है उसके बारे में भी सोचे। मेरे 4 निवालों में से 1 निवाला उसके लिए अगर हम रखें तो मुझे ऐसा लगता है सही मायने में आत्मनिर्भर नागपुर आप और हम मिलकर, हम सभी लोग मिलकर कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सो मच। जिस तरीके सर ने कहा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और जो मास्क हमने नहीं पहनना ये ओनली फॉर द इंटरव्यू पर्पज़ गाइस। आप लोग अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहे, सेफ रहे और मास्क ज़रूर पहने। मैं हूँ फरहान काजी और आप देख रहे हैं नागपुर टुडे। थैंक